हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज हम लोग लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में बात करेंगे, विच इज द सेकंड चैप्टर इन योर मॉड्यूल फ्लैमिंगो, रिटन बाय एनीस जंग। लॉस्ट स्प्रिंग, अगर आप इस कहानी के टाइटल को समझो तो स्प्रिंग जो है इट इज द सिंबोलिज्म और मेटाफॉर फॉर हैप्पीनेस, फॉर इनोसेंस, फॉर डिजायर, राइट। तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ बताया है कि किस तरीके से जो हैप्पीनेस है, जो इनोसेंस है, जो डिजायर है, वो अब क्या हो चुका है, लॉस्ट हो चुका है, गुम हो चुका है। सो इसका एक सब टाइटल भी है, दैट इज स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। दैट मीन्स एनीस जंग इस चैप्टर में उन बच्चों के बचपन की बात कर रही है जिनका बचपन क्या हो चुका है, स्टोलन हो चुका है, गुम, खत्म हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर ऑल एंड ऑल वो कहती हैं इस चैप्टर में कि पॉवर्टी की वजह से या एब्जेक्ट पॉवर्टी की वजह से बच्चों को लेबर करना पड़ता है, चाइल्ड लेबर करना पड़ता है, राइट। तो चाइल्ड लेबर की वजह से उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है एंड उनका जो बचपन है और जो उनकी मासूमियत है वो खो जाती है। तो यहाँ पर एनीस जंग दो कहानी के बारे में बात करेगी। एक कहानी है साहिबे आलम की एंड दूसरी कहानी है मुकेश के बारे में। तो यहाँ पर इन दो बच्चों की ये कहानी को बताती हैं एंड शी नरेट्स द स्टोरी इन सच अ वे दैट विल लीव एन इंडेलिबल इंप्रेशन ऑन योर माइंड। मतलब हमें कहीं ना कहीं रियलिटी बताएंगी कि गरीबी की वजह से बच्चों का बचपन कैसे चला जाता है, उनकी हैप्पीनेस, उनका जो एक इनोसेंस है वो कैसे गुम हो जाता है। ठीक है, और किस तरीके से उनको एक ट्रेडिशन और एक थॉटलेस ट्रेडिशन की वजह से चाइल्ड लेबर करना पड़ता है एंड दे कैन नॉट टेक द इनिशिएटिव्स, दे कैन नॉट चूज द लाइफ द वे दे वांट इट टू बी, राइट। सो अगर हम इसकी बायोग्राफी को देखें एनीस जंग की, शी वाज बोर्न इन द ईयर ऑफ 1944 इन रोरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब इन्होंने अपना टाइम जो है हैदराबाद में बिताया, हैदराबाद में इन्होंने एजुकेशन भी ली, देन शी actually shifted to America to get the higher education. Now her parents were both writers, that means she comes from an educated family. इनके parents जो हैं वो writer रह चुके हैं एंड साथ ही साथ इनके करियर की अगर हम बात करें, so she started her career as a writer and she had been an editor as well as columnist in the renowned newspapers, not only nationally but international level पर भी इन्होंने काम किया है। इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं and the chapter that you are going to study, it is an excerpt from Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, where she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation। मतलब ट्रेडिशन की वजह से एंड पॉवर्टी की वजह से इन बच्चों को क्या करना पड़ता है, एक्सप्लॉयटेशन से होकर गुजरना पड़ता है या एक ऐसी लाइफ लीड करनी पड़ती है जहां पर इनका बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन होता है। Now this is the title of the first story, which is Sometimes I find a rupee in the garbage। तो ये जो पहली स्टोरी है ये साहिबे आलम के बारे में, दूसरी स्टोरी मुकेश के बारे में जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले टाइटल का मतलब समझो, Sometimes I। Now who is I here? साहिब। तो यहाँ पर साहिब के बारे में बताया गया कि उसे कई बार ऐसा होता है कि 1 रुपया नोट मिल जाता है गार्बेज के अंदर। तो यहाँ पर एक तरीके का कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है उन लोगों के बीच में कि एक तो वो जिनके पास सारी बेसिक अमेनिटीज हैं, ऑल द अपॉर्चुनिटीज आर देयर फॉर देम, राइट, एंड एक वो लोग जो साहिबे आलम जैसे हैं जिनको छोटी छोटी खुशियों के लिए या थोड़े बहुत रुपयों के लिए गार्बेज में दिन रात लगे रहना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि गार्बेज इनका जो एग्जिस्टेंस है ये एक ब्लीक एग्जिस्टेंस है। ठीक है, एक ब्लीक एग्जिस्टेंस है इनका, जहां पर इनको कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है एंड दैट गिव्स देम हैप्पीनेस। व्हाई डू यू डू दिस? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। तो यहाँ पर who is I here? यहाँ पर I है ऑथर
ऑथर इज बीइंग नरेटर एज वेल, जिनका नाम क्या है, एनीस जंग। एनीस जंग कहती है कि मैंने ना साहिब से पूछा व्हाई डू यू डू दिस, कि तुम ये क्यों करते हो। अब यहां पर वो बता रही हैं कि जो साहिब है ना, जिससे उसने ये क्वेश्चन पूछा था, वो डेली उसको सुबह मिलती है, और ये जो लड़का है ये रोज सुबह गार्बेज डंप्स के पास आता है, वहां आकर गोल्ड को स्क्राउंज करता है। स्क्राउंज का मतलब सर्च। अब यहां गोल्ड का मतलब मैं आपको बताऊंगी, बट पहले एक बार इसका मीनिंग अच्छे से समझ लेते हैं। तो एनीस जंग जो है वो डेली सुबह मॉर्निंग को उसके जो है नेबरहुड में एक गार्बेज डंप है, उस गार्बेज डंप में वो हर बार एक लड़के को देखती है डेली सुबह, और ये देखती है कि वो बच्चा गार्बेज डंप में मतलब कूड़ेदान के आसपास वो कुछ ना कुछ सर्च कर रहा होता है, उस कूड़े में, उस कूड़ेदान के आसपास कुछ ना कुछ सर्च कर रहा होता है। अब वो क्या सर्च करता है, गोल्ड। नो, यहाँ पर गोल्ड का मतलब मेटल गोल्ड नहीं है, मतलब जो सोना है उसकी बात नहीं कही है। यहाँ पर गोल्ड का मतलब है ऐसे वेस्ट मटीरियल्स जिनको बेचकर ये लोग पैसा कमाते हैं। ऐसे वेस्ट मटेरियल्स को यहाँ पर गोल्ड कहा गया है, जो कि इनके लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल होते हैं। अब गोल्ड में क्या क्या आ गया, जैसे कि किसी के डिस्कार्डेड शूज आ गए, डिस्कार्डेड वॉच आ गई, कभी कभी रुपया मिल जाता है, तो कभी कभी कोई ऐसी चीजें मिल जाती है, प्लास्टिक वगैरह, जो आगे बेचकर जिनको ये या तो ये यूज कर लेते हैं या फिर जिनको ये आगे बेच देते हैं और इनसे थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं, राइट। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि मैंने उस बच्चे से पूछा Why do you do this? कि तुम क्यों करते हो, रोज सुबह आकर तुम इस कूड़ेदान में क्या स्क्राउंज करते हो और ये गोल्ड को क्यों स्क्राउंज करते हो, मैंने ये पूछा। अब यहां पर यहां से लेकर यहां तक एनीस जंग हमें बताएंगी कि साहिब आलम कहां से आया है। तो वो कहती है कि साहिब आलम जो है ना, वो अपना घर बहुत पहले छोड़ चुके हैं। Set amidst the green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. That's why they left looking for gold in the big city where he lives now. तो यहाँ पर क्या बताया है, एनीस जंग हमें बताती है उसका साहिब का पूरा बैकग्राउंड, कि अपना घर छोड़े हुए उसे बहुत टाइम हो चुका। इनका घर कहाँ था, ढाका, विच इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। तो ये साहिब जो आलम है ये बांग्लादेश से था, एज अ रेफ्यूजी ये इंडिया में रह रहे थे। तो वो कहते हैं कि साहिब आलम ढाका में रहते थे, एंड इनका जो घर था वो ग्रीन फील्ड्स करके बताया। ग्रीन फील्ड्स का मतलब क्या, खेत खलिहान है। एक्चुअली यहाँ पर एक तरीके से ये बताया कि इनका जो पैराडाइज था, पैराडाइज मतलब इनके पास सारी अपॉर्चुनिटी वगैरह थी वहां पर जहां ये रहते थे, लेकिन किसी रीजन की वजह से इनकी सारी अपॉर्चुनिटीज इनसे दूर हो गई। अब रीजन क्या था वो भी हम देखेंगे। तो वो कहती हैं कि ये लोग ढाका में रहते थे, एंड अब तो इनको घर छोड़े हुए अपना इतना टाइम हो गया कि इनको उनकी कोई मेमोरीज, मतलब साहिब आलम को कोई मेमोरी भी नहीं याद होगी ढाका की। देन वो कहते हैं कि उनकी जो मदर है ना, वो हर बार ये एक्सप्लेन करती है कि ये ढाका इसलिए छोड़कर आए थे क्योंकि वहां पर तूफान वगैरह या नेचुरल कैलेमिटी आ गया था, जिसकी वजह से इनके जो घर थे, इनके जो खेत थे, वो सब क्या हो गए थे, स्वेप्ट अवे हो गए थे, रूइन हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे। ठीक है, तो एक बार इसको सुपरफिशियल तरीके से समझते हैं। सुपरफिशियल मतलब ऊपर लेयर से समझते हैं। इसमें क्या कहा गया, इसमें यह बताया है कि जब साहिब आलम अपनी मदर से पूछता है कि हमने ढाका क्यों छोड़ा, हम बांग्लादेश से यहाँ इंडिया क्यों आए, तो उसकी मदर हर बार यही रिप्लाई करती थी कि नेचुरल कैलेमिटी आ गई, बहुत बड़ा तूफान आया था जिससे उनका घर बर्बाद हो गया, उनके फील्ड्स बर्बाद हो गए थे और उनको वो जगह छोड़कर यहाँ आना पड़ा इन द सीक ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, जीने के लिए, राइट। लेकिन यहाँ पर एनीस जंग हमें ये बताना चाहती है कि वो छोटा बच्चा है, उसको ये बातें नहीं बताई जाएंगी कि क्यों आए थे वो यहाँ पर, बट एनीस जंग हमें कहीं ना कहीं ये हिंट दे रही है कि उनके यहाँ आने का रीज़न ये था कि पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के बीच में वॉर हुआ था, एंड उस टाइम पर जो बांग्लादेश है उसमें जो है लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गई थी, उनकी जॉब चली गई थी, उनके घर बर्बाद हो गए थे, वॉर की वजह से काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो गया था। तो इसीलिए कुछ लोग जिनकी जॉब वगैरह या जिनके घर, जिनके खेत खराब हो गए थे, बर्बाद हो गए थे, वो वहाँ से एज अ रेफ्यूजी यहाँ आ गए और इंडिया में रहने लगे। कहाँ पर, सीमापुरी, विच इज़ इन दिल्ली, राइट। दैट्स वाई दे लेफ्ट
लुकिंग फॉर गोल्ड इन बिग सिटी वेयर ही लिव्स नाउ। यहाँ पर एनीस जंग हमें बता रही है कि यहाँ से वो छोड़कर ढाका से इसलिए आए सीमापुरी ताकि लुकिंग फॉर गोल्ड, दैट मीन्स कि वो अपने सर्वाइवल का सोर्सेज ढूंढ पाए। एंड वो कहाँ आए, एक बड़े से शहर में, क्योंकि बड़े शहर में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं। I have nothing else to do, he mutters looking away. What a fantastic line। और ये यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है CBSE में। सो बेसिकली यहाँ पर क्या बताया है, यहाँ पर ये बताया है कि जब ये क्वेश्चन पूछती हैं साहिब आलम से why do you do this, अब उसका रिप्लाई साहिब आलम कहता है I have nothing else to do। While saying this he looks away। मतलब जब वो कहते हैं कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तो वो रिप्लाई करता है कि मेरे पास कुछ और करने के लिए है नहीं। लेकिन जब वो ये रिप्लाई करता है तो वो लुक्स अवे, मतलब कहीं और देखता है। यहां से क्वेश्चन जो ये बनता है CBSE पूछ लेगा कि एक तो यहां पर ये बताओ कि जो साहिब आलम है वो कैसा फील कर रहा है। तो साहिब आलम यहाँ पर एम्बैरेस्ड फील कर रहा है कि उसके पास कुछ करने के लिए ही नहीं है, इसीलिए वो ये सब काम करता है। मतलब वो काम क्या करता है, वो रैग पिकिंग का काम करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो कूड़ा है उस कूड़े में से वो वेस्ट मटेरियल उठाता है, पिक करता है, इधर उनको यूज करेगा और आगे सेल कर देगा, राइट। तो यहां पर वो कहता है कि मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है। अब एक जक्स्टापोजिशन देखो आप, यहाँ पर जक्स्टापोजिशन का मतलब क्या होता है, कंट्रास्ट। कंट्रास्ट किस चीज का है, एक तो वो बच्चे हो गए जिनको पूरा दिन जो है शरारतें, मस्ती और फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताने से फुर्सत नहीं मिलती, और एक वो बच्चे हो गए साहिब आलम जैसे जिनके पास कुछ करने के लिए नहीं है एक्सेप्ट स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड। तो एक कंट्रास्ट देखो आप, एक वो बच्चे जो सारा दिन मस्ती करते रहे, एक वो बच्चे जिनको सर्वाइवल के लिए सारा दिन लगे रहना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर एक वो चीज भी बताई गई है। नाउ आफ्टर लिसनिंग टू दिस एनीस जंग सेज गो टू स्कूल। अब जब वो यहां ये कहती है गो टू स्कूल, इसका मतलब क्या है, एनीस जंग thinks that going to school and getting education is the straight away solution। क्योंकि एनीस जंग ने तो बचपन से पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, पैसा, अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट सब चीजें देखी हैं, राइट। वेयर एज साहिब आलम हैज नेवर सीन दिस। तो साहिब आलम को नहीं पता। सो यहाँ पर एक चीज ये बताई है कि एकदम से वो बिना सोचे समझे, गलीबली का मतलब क्या होता है, विदाउट अ सेकंड थॉट व्हेन यू स्पीक, वो एकदम से बिना सोचे समझे कहती है कि अगर तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं है तो तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, स्कूल जाओ। बट realizing immediately how hollow the advice must sound, एकदम से उसे रियलाइज होता है कि वो क्या बोल गई। वो ऐसे बच्चों को एडवाइस दे रही है स्कूल जाने की जिसके लिए शायद वो अपॉर्चुनिटीज है नहीं। तो यहाँ से एक चीज समझ आती है कि जो एब्जेक्ट पॉवर्टी में रहता है या वो लोग जो साहिब आलम की तरह जो रेफ्यूजीज हैं, इनके पास अपॉर्चुनिटीज टू गेट द एजुकेशन नहीं है, इनके पास एजुकेशन का कोई सोर्स नहीं है। There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. Now साहिब आलम replies what? कि मेरे तो नेबरहुड में कोई स्कूल ही नहीं है, हाँ, लेकिन जब वो स्कूल बना देंगे I will go. That means यहाँ पर वो सर्टेन है। सर्टेन का मतलब क्या है, he also wants to go to school, right? तो वो कहता है कि मैं तो जरूर जाऊंगा अगर वो बना देंगे स्कूल। तो यहाँ पर दे का मतलब क्या है, दे इज रेफरिंग टू द हायर अथॉरिटीज एंड द पीपल हु आर इन पावर, या फिर पॉलिटिशियंस जो हैं, राइट। तो ये कहते हैं कि जो पावर में है, जो पॉलिटिशियंस हैं या जिनके पास पैसा है, जब वो स्कूल बना देंगे तो मैं चला जाऊंगा, ठीक है। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट पेज। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, I ask half joking. Yes, he says, smiling broadly. A few days later, I see him running up to me and asking, is your school ready? तो यहाँ पर एनीस जंग कहती हैं कि मैंने जब ये बात सुनी कि उसके घर के आसपास कोई स्कूल ही नहीं है, तो मैंने हाफ जोकिंग मतलब थोड़ा मस्ती मजाक के मूड में ऐसे बोल दिया कि अगर मैं स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे। अब जैसे ही साहिब ने ये बात सुनी उसने कहा हाँ, और उसने एक स्माइल देकर बोला कि मैं जरूर आऊंगा। कुछ दिनों के बाद साहिब ने मुझे देखा और मेरी तरफ भाग कर आया और मुझसे पूछता है आपका स्कूल रेडी हो गया है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से। तो वो कहती है कि इस बात पर मैंने रिप्लाई किया कि स्कूल को बनने में टाइम लगता है।
embarrassed at having made a promise that was not meant। अब वो कहती है कि उसने एक ऐसा प्रॉमिस किया था जिसको वो फुलफिल नहीं कर सकती थी, और इस प्रॉमिस को फुलफिल ना करने की वजह से अभी वो एम्बैरेस्ड थी। बट promises like mine abound in every corner of his bleak world। bleak means एक खाली दुनिया। तो वो कहती है कि मैंने जैसा प्रॉमिस किया था ऐसा प्रॉमिस तो इसकी खाली दुनिया में बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है। abound का मतलब abundant, मतलब बहुत सारे लोगों ने ऐसे जो है प्रोमिसेस किए हैं, लेकिन वो प्रोमिसेस कभी फुलफिल नहीं हुए। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। अब वो कहते हैं कि मैंने काफ़ी महीनों तक उसको देखा, उसको जाना, और फिर मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम ही अनाउंसेस, और उसने अपना नाम बताया कि उसका नाम क्या है, साहिब आलम है। ही डजंट नो व्हाट इट मीन्स, लेकिन इस बच्चे को ये नहीं पता इसके नाम का मतलब क्या है। लेकिन अगर इसको अपने नाम का मतलब पता होता तो इसके नाम का मतलब क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। अब वो कहती है कि वैसे भी अगर उसको अपने नाम का मतलब पता होता कि उसके नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है तो शायद उसे कभी विश्वास नहीं होता। क्यों बोला गया है ये बात, क्योंकि अगर आप कंट्रास्ट देखो दो चीज़ों के बीच में, नाम का मतलब क्या है कि वो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, रियलिटी क्या है, ही इज अ रैग पिकर। तो इसलिए बोला गया है कि अगर उसको नाम का मतलब भी पता होता ना तो शायद वो कभी विश्वास करता ही नहीं कि उसके नाम का मतलब ये है, बिकॉज उसकी रियलिटी उससे बिल्कुल अपोजिट है। Unaware of what his name represents, he roams to the street with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. अब वो कहते हैं कि unaware of what his name represents, मतलब इसको अपने नाम का मतलब नहीं पता, और ये ऐसे ही मस्ती में अपने दोस्तों के साथ roams the street, मतलब अपने दोस्तों के साथ सड़क पर घूमता फिरता। और ऐसे दोस्त जिनकी एक आर्मी, मतलब एक पूरी इनकी टोली थी, राइट, एक ग्रुप था, सारे बॉयज होते थे ये, एंड बेयरफुट, नंगे पांव, ठीक है, नंगे पांव ये जो है गलियों में घूमते थे। सुबह निकलते मॉर्निंग बर्ड्स की तरह स्क्राउंज करके, फिर नून के टाइम डिसअपियर हो जाते और अपने घर चले जाते थे। मतलब टिल नून ये स्क्राउंजिंग किया करते थे सब के सब। कुछ महीनों तक जो एनीस यंग है वो इन सब को देखती और इनको जानने लग गई थी। Why aren't you wearing chappals? I ask one. एनीस यंग कहती है कि जब मैं इनको जानने लगी तो मैंने एक से पूछा कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है, तो उसने रिप्लाई किया, My mother did not bring them down from the shelf. He answered simply. तो जिससे एनीस यंग ने पूछा था, वो किससे क्वेश्चन पूछ रही है, किसी एक ऐसे से आर्मी में से जिसका नाम हमें बताया नहीं गया है। तो ध्यान रखना, वो यहाँ पर साहिब आलम से नहीं पूछ रही हैं, वो उस टोली में से किसी एक से पूछ रही हैं कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है। तो वो कहता है कि मेरी मदर ने शेल्फ से उतार कर नहीं दी इसलिए नहीं पहनी। Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. जब वो ये बोलता है बच्चा कि मेरी मदर ने जो है वो शेल्फ से उतार कर चप्पलें नहीं दी हैं, तो इतने में एक और आर्मी में से जो लड़का है वो बोलता है कि अगर इसकी मदर दे भी देती ना तो ये उतार के फेंक देता। अब ये बात उस बच्चे ने बोली थी जिसने खुद मिसमैच शूज पहने हुए थे, मतलब एक अलग कलर का और एक अलग कलर का शूज पहना हुआ था। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. और जब एनीस यंग ने मतलब ये पूछने की कोशिश करी कि तुमने ये अलग अलग से कलर के शूज क्यों पहने हुए हैं, इतने में उसने क्या करा, बच्चे ने अपने दोनों पाँव के ऐसे थे तो उसने एक पाँव शफल करके पीछे कर लिया और छुपा लिया अपने जूतों को। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. इतने में आर्मी में जो थर्ड बच्चा था इस आर्मी में या इस ग्रुप में, उसने बोला कि मुझे तो जूते चाहिए। और ये बात उसने बोली जिसने कभी जिंदगी में एक पैर ढंग से शूज नहीं पहना। सो यहाँ पर उस ग्रुप की बात की गई है। उस ग्रुप के सामने जब ये क्वेश्चन पूछती है एनीस यंग कि तुमने जूते क्यों पहने हैं या क्यों नहीं पहने हैं, या तुमने अलग अलग कलर के जूते क्यों पहने, इस तरीके की जब ये क्वेश्चन पूछती हैं, तो यहाँ पर ना एक क्वेश्चन सीबीएसई ऐसा पूछ सकता है कि एनीस यंग व्हाट शी इज ट्राइंग टू डू। एक्चुअली
अगर आप इस चैप्टर को देखोगे ना तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रही है और बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, फिर ये क्वेश्चन पूछ रही है, बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज है, एनीस जंग इन बच्चों को एक ओपिनियन, एक वॉइस देना चाहती हैं। सो शी इज गिविंग अ वॉइस टू ऑल द चिल्ड्रन हु बिलोंग्स टू एब्जेक्ट पॉवर्टी, और उनको वॉइस, ओपिनियन रखने के लिए उनसे बात कर रही है, ताकि ये उनसे बात करें और जो उनके मन में है बच्चे वो बोल पाएं। सो टू गिविंग देम अ प्लेटफॉर्म टू पोर देयर हार्ट आउट, राइट। तो इसीलिए उनके साथ वो डायलॉगिक कॉन्वर्सेशन कर रही है, चीजें पूछ रही है ताकि ये बच्चे अपने दिल की बात बोल पाएं। वैसे तो इनकी बातें कहीं सुनी नहीं जाती, तो इसीलिए वो रीडर्स के सामने इनकी बात लाना चाहती हैं। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन walking barefoot in cities on village roads. It's not lack of money but a tradition to stay barefoot is one such explanation. तो यहाँ पर वो कह रही है कि उन्होंने बहुत जगह अक्रॉस द कंट्री उन्होंने ट्रेवल किया है और उन्होंने बहुत ऐसे बच्चे भी देखे हैं अलग अलग जगह पर जो कि नंगे पांव चलते हैं, घूमते हैं, शहरों में भी और गांव में भी। लेकिन वो लोग जब भी मतलब ये क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम लोग नंगे पांव क्यों चल रहे हो, तुम लोग नंगे पांव क्यों घूम रहे हो, तो वो हर बार ये रिप्लाई करते हैं कि ये हमारा ट्रेडिशन है, ये हम पैसों की वजह से नहीं बल्कि हमारा ट्रेडिशन है नंगे पांव रहना। वो ऐसी एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो यहाँ पर ना एक्चुअली एनीस जंग कहते हैं कि भले ही वो ये लोग बोलते हैं कि ट्रेडिशन की वजह से हम लोग नंगे पांव रहते हैं, बट एक्चुअली इट इज देयर परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मतलब दे आर हाइडिंग देयर पॉवर्टी। दैट मीन्स कि दे विल बी पुअर इन द कमिंग जनरेशन। तो यहाँ पर एनीस जंग बोलना चाहते हैं कि भले ही वो ट्रेडिशन का नाम दे दे, लेकिन इसके पीछे रीजन उनकी पॉवर्टी है, क्योंकि ट्रेडिशन कभी आपको नंगे पांव रहने के लिए नहीं बोलता है, राइट। तो यहाँ पर वो ये बोलना चाहते हैं कि इट इज जस्ट दैट दे रिमेन बेयरफुट जस्ट बिकॉज ऑफ द परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। ये बस उनके लिए एक एक्सक्यूज होता है कि ट्रेडिशन वर्ड बोल दो, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी है इनकी पॉवर्टी। ठीक है, अब यहां पर एनीस जंग एक एनेक्डोट बताती हैं। वो कहती हैं that I remember a story a man from Udupi once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for pair of shoes. अब वो कहती हैं कि मुझे अभी भी एक एनेक्डोट, एक कहानी, एक छोटी सी कहानी याद है जो मुझे एक आदमी ने बताई थी जो कभी उदीपी में रहता था। तो जब भी वो स्कूल जाता था एज अ यंग बॉय, जब वो स्कूल जाता था तो उसके स्कूल के रास्ते में एक ओल्ड टेम्पल पड़ता था। ठीक है, जब वो स्कूल जाता था बीच में एक टेम्पल पड़ता था जहाँ पर उनके फादर क्या थे? प्रीस्ट थे। तो जब भी वो जाता स्कूल में और इस ओल्ड टेम्पल को देखता तो वो हर बार थोड़ी देर के लिए टेम्पल के पास रुकता और भगवान से प्रे करता था कि उसे शूज़ मिल जाएं, एक पेयर ऑफ शूज़ भगवान मुझे दिला दो, एक पेयर ऑफ शूज़ दिला दो। वो बार बार यही प्रेयर करता था। 30 इयर्स के बाद में जब मैं उस टाउन और टेम्पल में गई, दिस टाउन एंड टेम्पल दैट इज नाउ इन द एयर ऑफ डेजोलेशन, मतलब वहां पर इतने लोग नहीं रहते, वहां पर बैकयार्ड में अब कोई नया प्रीस्ट आ चुका है। उस प्रीस्ट का जो बेटा है वो स्कूल जाता है, यूनिफॉर्म प्रॉपर पहनता है, घर आता है, पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड। यहाँ पर क्या बताया है? एक उस बच्चे की कहानी बताई है जो कि शूज के लिए बार बार प्रेयर करता था कि भगवान मुझे एक पेयर शूज दिला दो। ठीक है, अब उस जगह पर कोई नया प्रीस्ट रहता है और बैकयार्ड में रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स रखी हुई हैं, और जो ये यंग बॉय था ये हमेशा स्कूल की यूनिफॉर्म में आता जाता था, सॉक्स शूज पहनता था। जब भी घर आता थका हारा तो आकर फोल्डिंग बेड पर अपना बैग फेंक देता था। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। अब यहाँ पर एनीस जंग बताती हैं कि एक तो वो मैन जिसकी उन्होंने कहानी सुनी थी, शी हर्ड द स्टोरी, राइट, एंड एक दूसरा इंसिडेंट जिसको ये देख रही हैं। ध्यान से सुनना, यहां पर ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वेट अ मिनट। देखो यहां पर एनीस जंग कह रही हैं कि इन्होंने
एक कहानी सुनी उस आदमी से जो उडीपी में था, राइट। वो बार बार स्कूल जाने वाले रास्ते में जहां पर ओल्ड टेम्पल पड़ता रुक कर भगवान से प्रेयर करता कि मुझे भगवान जी प्लीज एक पेयर ऑफ शूज दिला दो। अब ये तो इन्होंने कहानी बताई, ठीक है। अब कुछ 30 सालों के बाद जब इसने ये कहानी सुनी, उसके कुछ 30 सालों के बाद हमारी जो ऑथर हैं एनीस यंग, वो उडीपी दोबारा जाती हैं एंड वो वहां देखती हैं जहां पर ये यंग वो रहता था। वहां पर ये देखती हैं कि बहुत ही कम लोग वहां रहते हैं। दैट टाउन एंड एरिया इज इन एयर ऑफ डेजोलेशन। डेजोलेशन मतलब आइसोलेशन में लोग कम रहते हैं वहां पर। तो अब क्या हुआ कि उसी मंदिर में एक नया पुजारी अब आ चुका है, ठीक है। अब ये वो चीज है जो ये खुद एनकाउंटर कर रही हैं, खुद देख रही हैं। तो वो कह रही है कि उस नए पुजारी के बैकयार्ड में चेयर्स भी रखी हैं, उनका बच्चा स्कूल भी जा रहा है प्रॉपर यूनिफॉर्म में, उसके पास शूज भी हैं एंड घर आता है आराम से थका हारा अपना आराम करता है, ठीक है। लुक्ड एट द बॉय, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes। अब वो कहती है जब उन्होंने इस पुजारी के बेटे को देखा तो उनको एकदम से वो यंग बॉय याद आया जिसकी कहानी उन्होंने सुनी थी, जो बार बार भगवान से प्रेयर करता था कि भगवान मुझे पेयर ऑफ शूज दिला दो, ठीक है। एंड फाइनली उसे पेयर ऑफ शूज मिल गए थे। लेट मी नेवर लूज देम, और मुझे जब आप शूज दिलाओ तो प्लीज उन शूज को मुझसे कभी खोने मत देना या दूर मत करना। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और भगवान ने उस बच्चे की सुनी और उसको एक पेयर शूज दिला दिया। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट नाउ वोर शूज। अब जो प्रीस्ट का बच्चा है उसके पास शूज है आज के टाइम पर, बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस। लेकिन बहुत सारे जो रैग पिकर्स है लाइक साहिब आलम, जो मेरे नेबरहुड के आसपास घूमते रहते हैं इन द स्क्राउंज ऑफ गोल्ड, वो आज भी शूलेस है, उनके पास आज भी जूते नहीं हैं, ठीक है। अब तुमको मैं थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझाती हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये बड़ी मेन चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एनीस यंग कहती हैं कि एक तो वो आदमी है जिसकी कहानी इन्होंने सुनी, जो बार बार जब वो मतलब जब वो यंग बॉय था ना, जब बार बार वो स्कूल जाता तो वो भगवान से प्रे करता था। और ये किसका बेटा था? प्रीस्ट का, ठीक है। किसका बेटा था ये? प्रीस्ट का। अब हमें वो दूसरी कहानी बता रही हैं किसी दूसरे नए प्रीस्ट की, जिनके बेटे के पास ऑलरेडी शूज है, ठीक है। लेकिन यहां ध्यान रखना, जब वो ये कहानी बता रही हैं, यहां से इस कहानी के 30 साल के बाद की ये बात हुई है। मतलब जो ये इन्होंने खुद एनकाउंटर किया, एनीस यंग ने ये इन्होंने खुद एनकाउंटर किया और यहां पर ये बात इन्होंने सुनी थी। और 30 साल के बाद उन्होंने क्या देखा कि एक नया प्रीस्ट आ चुका है, उसके बेटे के पास ऑलरेडी शूज है। यहां पर पहले जो प्रीस्ट था इसके बेटे ने बार बार प्रे की और शूज मिल गए, लेकिन 30 सालों के बाद वो क्या देखते हैं? प्रीस्ट के बेटे के पास ऑलरेडी शूज था। अब वो इन चीजों को कंपेयर कर रही हैं। क्या कंपेयर कर रही हैं? कि जो प्रीस्ट है या और जो लोग हैं डिफरेंट स्फीयर्स में, अलग अलग एरिया में, धीरे धीरे सबका एडवांसमेंट होता है, ठीक है। सबका धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है। कहने का मतलब है आज से 30 साल पहले एक प्रीस्ट था जिसके बच्चे के पास शूज नहीं थे, वो बार बार प्रे करता। अब आज के 30 साल के बाद अगर हम देखें, ग्रेजुअली धीरे धीरे हमने क्या देखा कि प्रीस्ट के बच्चों के पास आज सारी अमेनिटीज हैं, सारी चीजें उसके पास है, प्रॉपर स्कूल जाना, यूनिफॉर्म, सॉक्स, शूज, एवरीथिंग, राइट। तो यहां पर क्या दिखता है कि कुछ सालों में हर स्फीयर में, हर एरिया में एडवांसमेंट होता है, प्रोग्रेस होता है। बट जो सीमापुरी में रहने वाले रैग पिकर्स हैं, वो पहले भी शूलेस थे, पहले भी उनके पास जूते नहीं थे, वो आज भी शूलेस हैं। तो यहां पर वो कहना चाह रही हैं हर स्फीयर में प्रोग्रेस है, लेकिन रैग पिकर्स में कोई प्रोग्रेस नहीं है। वो पहले भी नंगे पांव घूमते थे, आज भी नंगे पांव घूमते हैं। इससे एक चीज हमें क्या पता चलती है कि इन लोगों को कोई अपॉर्चुनिटीज ही नहीं देता आगे बढ़ने की, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको थोड़ा ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। नेक्स्ट, माई एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस मीन्स
फबिलियर, जिसको आप जानने पहचानने लगते हो, ठीक है, धीरे धीरे। माई एक्वेंटेंस विद बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑन पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मेटाफोरिकली। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि रैग पिकर्स को वो धीरे धीरे जानने लगी थी, वो सभी रैग पिकर्स जो नंगे पांव घूमते थे। फिर वो कहती है कि ये सब उसको एक दिन सीमापुरी में ले गए जहां पर ये लोग रहते थे। तो सीमापुरी कहाँ है? ये कहने को तो दिल्ली के पेरिफेरी में, कॉर्नर में है, लेकिन मेटाफोरिकली बात की जाए तो ये दिल्ली से काफी दूर है। इसका मतलब क्या है कि दिल्ली में रहने वाले सभी लोगों के पास हर अपॉर्चुनिटी है, बट सीमापुरी में अभी तक वो अपॉर्चुनिटी लोगों को नहीं मिली। तो इसलिए वो कह रहे हैं मेटाफोरिकली देखा जाए तो सीमापुरी दिल्ली से बहुत दूर, बहुत अलग है, डिवॉइड है अपॉर्चुनिटी से, बट रियलिटी में अगर देखा जाए तो ये दिल्ली का हिस्सा है। कहने का मतलब है दिल्ली का हिस्सा होते हुए भी ये दिल्ली का पार्ट नहीं है, राइट। Those who live here are squatters. स्क्वाटर्स का मतलब क्या होता है? इलीगल सेटलमेंट जिनका होता है, मतलब जो लोग आ गए हैं लेकिन बिना परमिशन के वो लैंड पर रह रहे हैं। Those who live here are squatters. मतलब जितने भी ये लोग रैग पिकर्स है जो सीमापुरी में रह रही हैं, स्क्वाटर्स हैं। इनको लीगल परमिशन नहीं मिली है उस लैंड पर रहने की। ये लोग बांग्लादेश से आए थे 1971 में, एज आई टोल्ड यू, इनकी वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ। साहिब्स फैमिलीज अमंग देम, और इतने सारे रेफ्यूजीज के बीच में एक साहिब की फैमिली है जो यहाँ पर बांग्लादेश से आई थी। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस। अब क्वेश्चन ये भी आपके माइंड में आएगा कि मैम ये बांग्लादेश से यहां ही क्यों आए सीमापुरी? उसके पीछे रीजन ये है कि उस टाइम पर सीमापुरी में कोई नहीं रहता था और वो एक जंगली सा एरिया था। जंगली एरिया मतलब वहां पर पेड़ पौधे थे, बिल्कुल ऐसा एरिया कि कोई वहां नहीं आता जाता था। तो क्या होता ना कि स्क्वाटर्स हमेशा ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पर आसपास लोग ना रहते हों, तो ये वहां पर फिर ग्रुप बनाकर रहने लग जाते हैं, इसलिए ये लोग सीमापुरी आए थे। इट स्टिल इज, नो डाउट सीमापुरी उस टाइम पर भी वाइल्डरनेस था, मतलब कोई वहां पर अमेनिटीज नहीं थी, आज भी बेसिक फैसिलिटी वहां पर नहीं है। बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, बट यहाँ पर आज के टाइम पर लोग रहते हैं, पहले कोई नहीं रहता था। तो आज के टाइम पर यहाँ पर कौन रहते हैं? सभी रैग पिकर्स जो रेफ्यूजीज हैं। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers। अब वो कहती हैं कि सीमापुरी में नियर अराउंड 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं और ऐसी जगह पर रहते हैं, मतलब इनके जो घर के जो वो बने हुए ना शेप वगैरह, वो कीचड़ के, मड के, मिट्टी के बने हुए हैं। एंड जो रूफ है वो कैसे ढकते हैं? टिन की शीट लगा देंगे, टारपोलिन की शीट लगा देंगे। टारपोलिन क्या होता है कि पानी को नीचे टपकने से रोकता है, तो जब भी बारिश होती है टारपोलिन की वजह से इनका घर बच जाता है। डिवॉइड ऑफ सीवेज, ना सीवेज की कोई फैसिलिटी है, ना ड्रेनेज फैसिलिटी है, और ना ही पानी को मतलब रन, दैट मीन्स पानी फ्लो ही नहीं होता है, तो स्टैग्नेंट रह जाता है पानी वहां पर, तो कोई फैसिलिटी वहां पर नहीं है। They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with the ration cards that get their names on voter lists enable them to buy grain। यहाँ पर क्या बताया है कि ये लोग यहाँ पर नियर अराउंड 30 ईयर्स से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है कि यहाँ ये लोग रह रहे हैं, लेकिन हाँ इनके पास कोई गवर्नमेंट आइडेंटिटी नहीं है, नीदर कोई आधार कार्ड और ऐसा कुछ ये सब नहीं है इनके पास, बस राशन कार्ड है इनके पास। अब ये जो राशन कार्ड इनके पास है ना, इससे इनको बेनिफिट ये होता है कि राशन कार्ड की वजह से इनका नाम वोटर्स लिस्ट में आ जाता है, और जो नेता लोग हैं वो इनके पास आते हैं, कहते हैं कि हमें वोट दो और हम तुमको इसके बदले राशन कार्ड देंगे, और राशन कार्ड की वजह से इनको जो ग्रेन्स है ना, जो खाना पीना है, जो राशन है, वो सस्ते दाम पर मिल जाता है। आफ्टर ऑल फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन द आइडेंटिटी। व्हाट अ फैंटास्टिक लाइन। यहाँ पर ये कहा गया है कि सीमापुरी के वो लोग जिनको भरपेट खाना नहीं मिलता, वो आइडेंटिटी से ज्यादा किसको इंपॉर्टेंस देते हैं? फूड को। मतलब उनके लिए फूड इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन हैविंग एन आइडेंटिटी। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in fields that gave us no grain, says a group of women in tattered sarees। Tattered का मतलब क्या है? फटी हुई और मैली।
तो यहाँ पर क्या होता है कि जब एनीस यंग इनसे यहाँ आने का रीज़न पूछते तो यहाँ पर जो ग्रुप में बैठी हुई एक लेडी है वो कहती है कि जहाँ ये लोग रहते थे ढाका में, वहाँ पर ना ग्रेन मतलब ना फूड था, ना अपॉर्चुनिटीज़ थी, ना जॉब थी, इनके घर बर्बाद हो गए, इनके फील्ड्स बर्बाद हो गए। तो वो यहाँ ये कहना चाह रही हैं कि यहाँ पर इनके लिए बिना आइडेंटिटी के रहना इज़ मच बेटर रादर देन लिविंग समवेयर जहाँ पर इनको कुछ भी खाने को नहीं मिलता था। फिर वो एक और चीज कहती हैं कि एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर इनको स्क्राउंजिंग ऑफ द गोल्ड की वजह से या फिर रैग पिकिंग की वजह से कम इनके घर के लोग भर पेट थोड़ा बहुत खाना तो खा लेते हैं, एंड जब वो बेड पर जाते हैं सोने के लिए तो कम से कम उनके पेट में भूख की वजह से दर्द तो नहीं होता है। तो यहाँ पर वो ये बोलना चाह रही हैं कि फूड की वजह से वो यहाँ आए हैं, अपने सर्वाइवल की वजह से यहाँ पर आए हैं, रादर देन स्टेइंग एट द at the place or at the homes where they had not everything, what should I say basically, कि ढाका में रहना जहाँ पर इनका घर और ये सब चीज़ें थी, लेकिन वहाँ पर इनके पास जॉब वगैरह नहीं थी, इनके पास खाने के लिए कुछ सोर्सेज नहीं थे, कोई भी रिसोर्स, किसी भी चीज़ का रिसोर्स इनके पास एक्सेस नहीं था। तो इनके लिए बेटर ये था कि एक ऐसी जगह पर आकर रहना जहाँ पर भले ही इनके पास आइडेंटिटी नहीं है बट एटलीस्ट फूड तो है, राइट। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, तो जब यहाँ पर ये पूछती ना कि क्यों तुम अपनी इतनी सुंदर सी जगह को छोड़कर आए हो जहाँ पर तुम्हारे पास ग्रीन फील्ड्स थे, इट वॉज योर होम, इट वॉज लाइक अ पैराडाइज टू यू गाइज, एंड रिवर्स थी, नेचुरल ब्यूटी थी, अपने गाँव छोड़कर यहाँ शहर में क्यों आए हो, तब वो लेडी ये रिप्लाई करती है कि शहर में वो ऐसी जगह रहना ज़्यादा पसंद करेंगे जहाँ पर एटलीस्ट वो भूखे पेट, उनको पेट में दर्द ना हो, मतलब वो एटलीस्ट अपना पेट भर पाएँ, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। Whenever they find food, they pitch their tents that become transit homes, मतलब इनके जो घर है ना वो ट्रांजिट है। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी। तो जहाँ पर इनको खाना मिलता है वहीं ये अपना टेंट वगैरह पिच कर लेते हैं और वहीं पर खाने की तलाश करते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और ये जो बच्चे हैं ना इनके साथ पलते बढ़ते हैं और इनके साथ सर्वाइवल का, इनके लाइवलीहुड में पार्टनर होते हैं, मतलब इनके साथ कमाते हैं ये लोग, स्कूल नहीं जाते, ये कमाने में लगे रहते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और क्या कमाते हैं? अगर आप सीमापुरी की बात करो तो यहाँ पर सर्वाइवल कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रैग पिकिंग करना है, और इसके अलावा बच्चों के पास कोई और काम नहीं होता। थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, इट इज देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, बट फॉर चाइल्ड इट इज इवन मोर। सो यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर हम देखें तो आज के टाइम पर ये लोगों ने एक फाइन आर्ट, मतलब एक स्किल एक्वायर कर ली है टू स्क्राउंज द गोल्ड, मतलब ओवर द ईयर्स दे वर डूइंग द सेम थिंग, एंड आज के टाइम पर इन पॉवर्टी की वजह से इन लोगों के हाथ में स्किल आ गई है, मतलब कूड़े में जल्दी से वैल्यूएबल सामान ढूंढ लेते हैं, राइट। नाउ it has become a part of their daily job or daily thing, and now they have acquired a fine skill. So अब एक और चीज यहां बताई गई है कि गार्बेज उनके लिए गोल्ड से कम नहीं है, ठीक है, गार्बेज उनके लिए गोल्ड से कम नहीं है, इनफैक्ट ये इनका डेली ब्रेड है, और इसी की वजह से इनके सर पे छत है। अब वो छत भले ही लीक कर जाती हो लेकिन एटलीस्ट इनके पास रहने की जगह तो है। लेकिन बच्चों के लिए ये जो गार्बेज है ये गोल्ड से भी या फिर सर्वाइवल से भी कुछ ज्यादा मायने रखता है। वो क्या है अब हम आगे देखेंगे। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, साहिब says, his eyes lighting up. अब साहिब फटाफट से एनीस जंग को बताता है कि कभी कभी तुमको पता है मुझे ना कूड़े से 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है, और ये बात कहते वक्त उसकी आंखें चमक उठती हैं। When you can find a silver coin in heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. यहाँ पर वो क्या बोलते हैं एनीस जंग कि इनके लिए 1 रुपया, देखो जैसे कि कभी कभी उसे 1 रुपया मिल जाता है, कभी कभी 10, तो वो कह रही है कि 1 रुपया इनके लिए सिल्वर है तो 10 रुपये इनके लिए गोल्ड है। कहने का मतलब है कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा हीप ऑफ गार्बेज जो कि इनके लिए एक सिल्वर कॉइन है, मतलब
जब इनको एक सिल्वर कॉइन मिल जाता है, 1 रुपया नोट मिल जाता है, तो 10 रुपए की तलाश में उसमें जो है ढूंढते रहते हैं और सर्च करते रहते हैं. सो दे डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, दे डोंट स्टॉप सर्चिंग, इनफैक्ट दे सर्च मोर एंड मोर सो दैट दे कैन फाइंड अ बिग रूपी नोट. It seems that for children garbage has a meaning different from what it means to their parents. बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल कंट्रास्ट में है. उनके पेरेंट्स के लिए तो गार्बेज क्या है? एक सोर्स ऑफ सर्वाइवल है. कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है. एक सोर्स ऑफ सर्वाइवल है किसके लिए? पेरेंट्स के लिए. एंड डिवॉइड ऑफ एक्साइटमेंट है, डिवॉइड ऑफ एक्साइटमेंट. एक डेली ब्रेड का साधन है इनके पास, उसकी वजह से रूफ है, ये सब है. बट बच्चों के लिए ये क्या है? रैप्ड इन वंडरलैंड, सॉरी रैप्ड इन वंडर, मतलब रैप इन वंडर. वंडर मतलब आज कुछ नई चीज मिलना, कल कुछ नई चीज मिलना, थोड़े दिनों बाद कुछ और नई चीज मिलना. तो इनके लिए ये एक वंडर है. फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल. लेकिन एल्डर्स के लिए सिर्फ एक सर्वाइवल का काम है कि हाँ भाई इससे पैसे कमा लिए, ठीक है, पेट भर गया, दैट्स इट. बट बच्चों के लिए ये नहीं है. बच्चों के लिए तो एक मैजिक है, एक ऐसी चीज है कि इनको नई नई चीजें मिलती है तो इनको अच्छा लगता है, राइट. सो ये चीज यहां बताई गई है. नाउ वन winter morning I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in the white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. अब क्या होता है कि एक दिन ना विंटर की सुबह थी, तो एनीस जंग साहिब को देखती है कि वो एक फेंस पे खड़ा हुआ है. फेंस क्या होता है? एक बैरियर होता है, ठीक है. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बैरियर का सिंबोलिज्म भी है कि वो एक बैरियर पर खड़ा होकर क्या देख रहा है? 2 यंग लोगों को देख रहा है जो कि टेनिस खेल रहे हैं. एंड उन्होंने टेनिस के कपड़े भी पहने हैं जो कि वाइट कलर में होते हैं. तो जो साहिब है ना, उसको ये गेम बहुत पसंद है. तो वो कहता है कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है. लेकिन देखो, वो ये गेम दूर से देख रहा है, वो भी फेंस्ड एरिया से. तो एक बैरियर है उन लोगों के बीच में जो अमीर है और उन लोगों के बीच में जो गरीब हैं, ठीक है. तो साहिब जो है वो बेसिकली गेम को पसंद करता है. बट यहां पर क्या बताया गया है? दैट ही डजंट हैव एनी एक्सेस टू प्ले दिस गेम. ही हम्स कंटेंट टू वॉच. कंटेंट का मतलब क्या होता है? बड़ा ही सेटिस्फाई लग रहा है वो इस गेम को देखता हुआ. भले ही वो फेंस के इस बैरियर के पीछे खड़ा है, लेकिन उसको ये गेम देखना बहुत ही अच्छा लग रहा है. आगे, I go inside when no one is around, he admits. वो बच्चे कितने ईमानदार होते हैं ना, वो एकदम से एडमिट करते हैं कि तुमको पता है मैं ना कभी कभी अंदर भी चला जाता हूँ जब कोई नहीं होता है, क्योंकि जो ये गेट कीपर है ना, ये मुझे अंदर जाकर झूला झूलने देता है. Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. अब वो देखते हैं कि साहिब ने भी ना टेनिस शूज पहने हुए हैं विच इज वाइट इन कलर. लेकिन ये जो कलर है ना शूज का, वो उसके कपड़ों से बिल्कुल मैच नहीं हो रहा, क्योंकि उसके कपड़े और शॉर्ट्स जो थी वो बिल्कुल अलग से थे. Someone gave them to me, he says in manner of an explanation. तो जब अनीस जंग उन जूतों को देखते हैं तो एकदम से साहिब आलम कहते हैं कि किसी ने मुझे ये दिए थे, जूते दिए थे. द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय. अब यहाँ पर वो कहती हैं अनीस जंग कि जो उसने जूते पहने हैं ना, वो जूते जो हैं किसी अमीर लड़के ने डिस्कार्ड करे हुए हैं. who perhaps refused to wear them because of the hole in one of them does not bother him. यहाँ पर देखो कितनी बड़ी बात बोली गई है कि जो वो अमीर बच्चा है उसने इन जूतों को फेंक दिया जस्ट बिकॉज उस जूते में एक छोटा सा माइनर सा होल हो गया था, एक छेद हो गया था. अब देखो यही होल उस जो अमीर बच्चा जो रिच बॉय है उसको कितना बॉदर करता है, और यही जूता जो कि डिस्कार्डेड है जिसमें थोड़ा सा डिफेक्ट है वो इस साहिब आलम को बॉदर नहीं करता, बल्कि इसके लिए वो एक ड्रीम है. वो जूते पहनना एक ड्रीम है, राइट. अगर उसने वो जूते पहन लिए इसका मतलब उसने अपना सपना पूरा किया है. तो यहाँ पर अगेन एक बहुत ही ऐसा कंट्रास्ट शो किया है, अमीर और गरीब का एक रिफ्ट शो किया गया है एंड पोइग्निएंट नैरेटिव यहाँ पर बताने की कोशिश की है. हम कहाँ थे?
Yeah, so basically, for one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. एक वो बच्चा जो नंगे पाँव घूमता है, उसके लिए तो एक ऐसा जूता भी ड्रीम कम ट्रू है, चाहे उसमें भले ही एक छोटा सा होल हो जाए, तो वो भी उसे क्या लगता है कि उसका सपना पूरा हो गया. बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच. अब वो यहाँ पर कह रही है कि जो गेम ये देख रहा है ना, ये वहां तक तो कभी नहीं लोग इसको पहुंचने देंगे, या ये वहां तक तो कभी नहीं जा पाएगा. हाँ, जूता भले इसने डिस्कार्डेड पहन लिया हो. दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ. इन हिज हैंड्स इज अ स्टील कैनिस्टर. वो कहते हैं कि उसी सुबह क्या वो देखती हैं कि साहिब जो है वो मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है और उसके हाथ में एक कैनिस्टर है जो स्टील का है. I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. साहिब आलम अनीस जो को पॉइंट करके ऐसे बताते हैं, देखो मैं वहां पर ना उस मिल्क बूथ में, वहां पर वो कहते हैं कि देखो मैं वहां पर ना टी स्टॉल में, वहां पर मैं काम करता हूँ. आई एम पेड 800 रुपीज, और मुझे 800 रुपये भी मिलते हैं. ऑल माई मील्स, और मुझे खाना भी मिलता है तीनों टाइम का. तो यहाँ पर कौन बता रहा है ये बात? यहाँ पर साहिब आलम ये बात बता रहा है. किसको? एनीस जंग को. डज ही लाइक द जॉब? आई आस्क. तो एकदम से एनीस जंग पूछती है कि क्या तुमको ये जॉब पसंद आ रही है? हिज फेस आई सी. तो वो कहती है कि मैंने देखा कि उसका जो फेस है ना, हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक. अब उसके फेस पर वो केयरफ्री लुक नहीं है. मतलब जब वो स्क्राउंज किया करता था अपने दोस्तों के साथ उस आर्मी में, भले ही नंगे पांव घूमता था, तो वो एकदम केयर फ्री होकर घूमता था, खुश होकर घूमता था, वो किसी के अंडर नहीं था, राइट. लेकिन आज वो किसी के अंडर काम कर रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उसका केयर फ्री लुक चला गया है. मतलब उसकी इनोसेंस, जो बचपना होता है, वो सब अब क्या हो चुका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी या पॉवर्टी की वजह से गुम हो चुका है. तो यहीं से है कि उसका जो स्प्रिंग है वो क्या हो गया है, जा चुका है, लॉस्ट हो चुका है. द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर. एंड डेफिनेटली जो स्टील कैनिस्टर है, जो वो आज के टाइम पर जो ढोकर लेकर जाता है अपने कंधे पर, वो बहुत हैवी था उस प्लास्टिक बैग से जिसमें वो रैग पिकिंग किया करता था. द बैग वॉज हिज, और उसके पीछे रीजन ये भी था कि वो बैग उसका था, लेकिन ये कैनिस्टर एक उस आदमी को, उस ओनर को बिलोंग करता है जो कि जिसकी ये टी शॉप है. और इस बात से एक चीज समझ आती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, पॉवर्टी की वजह से साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. अब वो अपनी जिंदगी में खुद का मास्टर नहीं है, खुद के तरीके से, खुद के एक्शन पर वो कंट्रोल नहीं कर सकता. मतलब जब वो रैग पिकिंग किया करता था, ही हैड द कंट्रोल ओवर हिज लाइफ, ओवर हिज थिंग्स, ही यूज्ड टू रोम फ्रीली, राइट. भले ही वहाँ पर उसको रुपए नहीं मिलते थे, कभी कभी ऐसा होता था कि वो वैल्यूएबल मटेरियल उसको अच्छे नहीं मिलते थे, कई बार 1 रुपये नोट मिल जाता था, वो उसमें भी खुश था क्योंकि वो अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी रहा था. बट यहाँ पर बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसको किसी के अंडर काम करना पड़ रहा है. दैट मीन्स ही इज़ नाउ इन लिविंग इन एन एक्सप्लॉयटेशन या एक्सप्लॉयटेड एग्जिस्टेंस, जहाँ पर वो किसी के अंडर काम कर रहा था और अब वो केयर फ्री नहीं था. तो कहीं ना कहीं हमें एनीस जंग ये बताती है कि पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से बच्चे जो हैं वो मतलब चाइल्ड लेबर की वजह से उनको अपनी मासूमियत खोनी पड़ती है, उनको अपना केयर फ्री एटीट्यूड खोना पड़ता है. एंड वो एक एक्सप्लॉइटेड जगह से दूसरे एक्सप्लॉइटेड जगह पर चले जाते हैं और इस तरीके से उनका जो स्प्रिंग है वो ख़त्म होता चला जाता है. एंड दैट वॉज ऑल. कल हम वीडियो में बात करेंगे मुकेश की कहानी के बारे में जिसका टाइटल है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. टिल देन थैंक यू. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है एंड अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन राइट डाउन योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इतनी ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ. थैंक यू सो मच.